अ, बच्चों, आज अपन थर्ड ईयर में जो अपने संयुक्त राष्ट्र संघ का विषय चल रहा था, यूएनओ 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 के अंदर जो अपने यूएनओ के प्रमुख अंग थे संयुक्त राष्ट्र संघ के, उसमें दो प्रमुख अंगों के बारे में आज चर्चा करेंगे। अभी तक अपन ने किया था महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सुरक्षा परिषद। आज अपन न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करते हैं, इसकी जानकारी। इसके ऊपर अलग से भी प्रश्न आ सकता है छोटा, या अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में चर्चा करनी हो तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। देखिए, न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल, न्यास परिषद चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 8वें अध्याय में न्यास परिषद का उल्लेख है, और अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित हो। यद्यपि न्यास परिषद का उद्भव 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही हो गया था और राष्ट्र संघ के अधीन भी था। ये राष्ट्रसंघ के द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी, उसमें जो पराजित राष्ट्र थे उनके अधीन जो क्षेत्र थे उनका प्रशासन, उस समय वो उनके गुलाम थे, लेकिन जब राष्ट्र राज्य जैसे जर्मनी, इटली तो विजेता था प्रथम विश्व युद्ध में, जर्मनी, तुर्की, है ना, इनके पराजय के बाद जो है वो उन क्षेत्रों का जो उनके अधीन थे, पराजित राष्ट्रों के, उनका प्रशासन न्यास परिषद के अधीन आना था, और इसलिए न्यास पद्धति की व्यवस्था लागू की गई। न्यास परिषद का उद्देश्य क्या है? चार्टर के अनुसार न्यास पद्धति के 4 उद्देश्य हैं: अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना, लोगों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वशासन और स्वतंत्रता को क्रमिक विकास की ओर ले जाना, यानी उन क्षेत्रों को धीरे धीरे स्वतंत्रता और स्वशासन की ओर ले जाना, जाति, लिंग, भाषा और धर्मों का भेदभाव किए बिना इन क्षेत्रों के सभी के लिए मानवीय अधिकारों और मूलभूत स्वतंत्रता की व्यवस्था करना, और सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास देना। ये तो न्यास परिषद का है उद्देश्य। अब देखिए, न्यास परिषद के साथ खास बात यह है कि जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बना तो उस समय बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जो पराजित राष्ट्रों जापान, जर्मनी और इटली के अधीन थे। तो उन क्षेत्रों का एक तरह से न्यासिता, यानी न्यासिता का मतलब है आपकी अमानत। न्यासिता का मतलब आप बच्चे जानते होंगे कि मेरे पास जो ये है किसी चीज की देखभाल करने की दी जाती है, वो मेरी नहीं होती है, वो मैं एक सार्वजनिक हित में उसकी देखभाल सिर्फ कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास एक पब्लिक फंड है ना, ट्रस्ट है, तो उसका ट्रस्टी अगर मुझे बनाया गया तो मैं उसको देखूंगा, उसकी निगरानी करूंगा, उसका अपने लिए उपयोग नहीं करूंगा, व्यक्तिगत उपयोग के लिए। और गांधी जी का ट्रस्टीशिप जो सिद्धांत है न्यासिता का, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो न्यासिता का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो उन क्षेत्रों की निगरानी, उन क्षेत्रों का प्रशासन और धीरे धीरे उन क्षेत्रों को स्वशासन और स्वराज और स्वाधीनता की ओर ले जाना, है ना। तो इस तरह से न्यासिता के लिए ये किया गया। और न्यास प्रदेश के अंदर जो पराधीन प्रदेशों का वर्णन है उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड और पश्चिमी देशों के अधीन रहने वाले विविध प्रदेश थे। एक दूसरा न्यास प्रदेश के अंदर मैंडेट के अधीन प्रदेश, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम शत्रुघातों से छीने के प्रदेश, और अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश, ये 3 प्रकार के प्रदेश थे। और न्यास पद्धति के अंतर्गत आरंभ में कुल मिलाकर 11 प्रदेश थे। 11 प्रदेश थे, छोटे छोटे प्रदेश थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से, चाहे वो न्यू गिनी हो, फ्रेंच कैमरून हो, समोआ हो, टांग्यानिका हो, है ना, ऐसे छोटे छोटे प्रदेश थे। और इनका प्रशासन न्यास परिषद को दिया गया। यद्यपि हम देखें तो कालांतर में धीरे धीरे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये सारे न्यासित प्रदेश धीरे धीरे स्वतंत्र और स्वाधीन भी होने लग गए, है ना। न्यास परिषद का संगठन इस प्रकार है: जिन राष्ट्रों को न्यास का भार सौंपा जाए ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य, है ना।
उसके बाद उतने दूसरे सदस्य जितने न्यासित देशों का शासन प्रबंध चलाने वाले और न चलाने वाले देशों के बीच में समान विभाजन के लिए पर्याप्त हो, ऐसे सदस्यों का निर्वाचन, ये निर्वाचन महासभा द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। न्यास परिषद का कार्य, जैसा कि मैंने बताया कि न्यास परिषद का कार्य इन क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन, संपूर्ण विकास और ये इनके आर्थिक विकास और मानवाधिकार, मूल अधिकारों की रक्षा बिना किसी भेदभाव के और धीरे धीरे क्रमिक रूप से इनको आजादी और शोषण की ओर ले जाना। अब न्यास परिषद जो आज की स्थिति में जो हम देखें तो लगभग एक तरह से रिडंडेंट हो गया है, निरर्थक सा हो गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि जितने भी क्षेत्र थे वो न्यास परिषद के अधीन, वो लगभग सारे ही इस अवधि में स्वतंत्र हो गए, है ना। और जो अंतिम क्षेत्र था जो न्यास परिषद के अधीन, पलाऊ, वो भी स्वतंत्र हो गया और इस तरह से लगभग न्यास परिषद का कार्य अब लगभग जो है वो निरर्थक और समाप्त सा हो गया है। इसलिए कहते हैं कि न्यास परिषद को समाप्त कर देना चाहिए, हालांकि औपचारिक रूप से अभी इसका समापन नहीं हुआ है, इसको समाप्त नहीं किया गया है। एक और अंग, अब अगले अंग की ओर चलेंगे, छठे अंग की तरफ, वो है महत्वपूर्ण अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्र संघ के समय से एक प्रमुख वैश्विक कानूनी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय विषय पर वो जो है वो अपने सुनवाई करती है और अपने निर्णय देती है। यद्यपि हम ये भी जानते हैं, कई आलोचक कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय बाध्यकारी नहीं है, कई देश इसको डिफाई कर चुके हैं और इसको लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास कोई इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, इसलिए कई लोग इसको डिफाई भी करते हैं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अप्रैल 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स में द हेग में है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 70 अनुच्छेद हैं और इसके न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कार्य संचालन के बारे में, कार्य के बारे में न्याय इसका उल्लेख है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के धारा अनुच्छेद 92 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय जो है वो एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके लिए इसका गठन किया गया और इसमें कुल मिलाकर जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 15 रखी गई है। न्यायाधीश अपने में से एक सभापति और उपसभापति को 3 वर्ष के लिए चुनते हैं और न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद तथा महासभा 9 वर्ष के लिए किया जाता है। एक न्यायाधीश भारत से भी रह चुके हैं, हम जानते हैं न्यायाधीश। अभी हम ये भी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान की जेल में कैद है, उनके ऊपर काफ़ी जो भारतीय है उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला भी चला, निर्णय भी आया और अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान को कुछ निर्देश भी दिए गए, पाकिस्तान ने उनको नहीं भी माना। जैसा कि मैंने पहले कहा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इन्फोर्सिंग एजेंसी नहीं है, इसलिए कई बार इसके आदेशों को डिफाई भी कर दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति, उसके जो न्यायाधीश है वो 9 वर्ष के लिए महासभा सुरक्षा परिषद के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और न्यायाधीशों को अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, उन्हें राजनयिक उन्मुक्तियां प्रदान की जाती है और 15 में से किसी भी गणपूर्ति यानी कोरम के लिए न्यायाधीशों की संख्या 9 रखी गई है, 2/3 रखी गई है ना। न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और बहुमत नहीं होने पर सभापति का निर्णय निर्णायक होता है। भाषा मूल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की फ्रेंच और अंग्रेजी है और जो राष्ट्र है, जो व्यक्ति नहीं, राष्ट्र ही इसके वादी प्रतिवादी होते हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। ये ध्यान रहे कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, क्रिमिनल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट जो जैसे युद्ध न्यायालय, युद्ध अपराधियों का जो मुकदमा चलता है वो एक अलग है, वो कई बार अलग गठन होता है। जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद न्यूरेमबर्ग में हुआ था, जहाँ पर नाजी और फांसीवादी जो ये थे उनके ऊपर मुकदमे चले थे, वो अलग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में
जो ये राष्ट्र है वो वादी प्रतिवादी होते हैं। न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी तीनों है, एक ऐच्छिक क्षेत्राधिकार और एक अनिवार्य क्षेत्राधिकार। ऐच्छिक क्षेत्राधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है और इसमें वो मामले की सुनवाई होती है। अनिवार्य क्षेत्राधिकार, राज्य स्वयं घोषणा करके इन क्षेत्रों में न्यायालय के आवश्यक क्षेत्राधिकार को स्वीकार कर लेता है, जैसे बहुत सारे संधियों की व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या इत्यादि। और परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, अंतर्राष्ट्रीय द्वारा परामर्श देने का भी कार्य संपन्न किया जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद को किसी भी कानूनी विषय पर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के विषय पर, संधि पर, समझौतों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो परामर्श दे सकता है। न्यायालय ने 1946 से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी सहयोगी संस्थाओं को लगभग 25-24 बार परामर्श दिया है। जैसा कि मैंने कहा कि न्यायालय की स्थिति ऐसी है कि इसके निर्णय के बाद भी इसको कई बार माना नहीं जाता, डिफाई किया जाता, और इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये होती है कि इसके पास अपने निर्णयों को लागू करवाने की ताकत नहीं है, संस्था नहीं है ना। तो इस तरह से न्यायालय जो है वो, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कई बार बहुत निर्णायक भूमिका अदा की है। नदी जल विवादों के ऊपर मामले गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के ऊपर मामले गए हैं, जैसे सीमा विवादों के ऊपर मामले गए हैं, और राजनयिक प्रश्नों के ऊपर मामले गए हैं, है ना। तो कई बार जब तनाव बहुत ज्यादा होता है देशों के बीच में, तो उस स्थिति में न्यायालय अपनी काफी निर्णायक भूमिका निभाता है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के विविध अंगों का वर्णन था। अब इसका मूल्यांकन भी करेंगे अपने अगले व्याख्यान में कि संयुक्त राष्ट्र संघ कितना सफल रहा है, इसकी सार्थकता कितनी रही है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसके बारे में अपन डिटेल में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे।